जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जो आप एचआरए क्लेम करते थे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, उसको लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएंगे, ये मेरी ITR 1 है, तो अब ITR 1 आप फाइल करने जाएंगे, कोई भी ITR आप फाइल करें, बट मैं यहाँ पे आपको जो डेमो दिखाऊंगा वो ITR 1 का दिखाऊंगा। तो किस तरीके से अब आपको एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करनी है। तो पहले तो आपको वो फॉर्म 16 में आपका एम्प्लॉयर कैलकुलेट करके ही देता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में तो उसका बेनिफिट मिलता नहीं है। तो हम यहाँ पर केवल ओल्ड टैक्स रिजीम की ही बात कर रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको पहले फॉर्म 16 से डायरेक्टली ही ऑटो पॉपुलेट होकर आपकी एग्जम्पशन जो है वो नज़र आ जाती थी, बट इसको लेकर एक बहुत बड़ा अब बदलाव कर दिया गया है। अब आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। वो डिटेल्स देने के बाद ही आपकी वहाँ पर जो एचआरए की एग्जम्पशन है वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर वही देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, जब सारा ही प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 टैब कंप्लीट करने होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम जरूर चूज़ कर लीजिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेंगे तो एचआरए की एग्जम्पशन मिलती नहीं है। तो वो मैं सारा ही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर लिया है। अब मैं जब ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर यहाँ क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही नज़र आ रहा है B1 इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वैसे तो आपका यहाँ पर जो सैलरी है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, बट स्टिल नहीं आ रहा है या आ भी रहा है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ सिंपली एडिट में जाना है। एडिट में जाके यहाँ सबसे पहले तो मैं ग्रॉस सैलरी मेंशन कर देता हूँ। तो इससे पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि एचआरए की आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्या रहने वाली है और यहाँ पे आपको डेटा किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्सेल में ले आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी जो एचआरए की एग्जम्पशन आपको मिलती है आपके ITR में, वो किस तरीके से मिलती है। तो आप एक अपना डेटा जो है थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है। जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो बेसिक सैलरी सपोज करें आपकी 1 लाख रुपये महीने की है, तो ईयरली 12 लाख रुपीज़ हो गई। DA कुछ मिलता नहीं है, 0 हो गया। एचआरए आपका 50,000 पर मंथ है तो ईयरली 6 लाख रुपीज़ हो गया, और अदर अलाउंसेस हो गए 33,000 के, तो 4 लाख रुपीज़ ये हो गया। तो टोटल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो इसमें ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक सैलरी, DA और एचआरए, क्योंकि इनके बेस पे ही कैलकुलेशन हमने करनी होती है अपनी, जो भी हम एग्जम्पशन क्लेम करेंगे एचआरए की। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए एचआरए की एग्जम्पशन आप कैसे क्लेम करते हैं। तो इसके लिए देखिए 3 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती हैं। इन तीनों ही कैलकुलेशन में जो लीस्ट अमाउंट होता है उसकी रिडक्शन आपको मिल जाती है, या आप बोल सकते हैं एग्जम्पशन मिल जाती है। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा, जैसे लीस्ट अमाउंट आ रहा है तीनों में से 3,60,000 रुपीज़, तो 3,60,000 रुपीज़ की रिडक्शन जो है आप क्लेम कर लेंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर। बट ये कैलकुलेशन की कैसे की जाती है वो एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है कि आपको एचआरए रिसीव कितना हुआ है। तो एचआरए रिसीव का मतलब ये है कि जो एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट है, आपके एम्प्लॉयर ने जो बाइफर्केशन किया हुआ है आपकी सैलरी का, बेसिक एचआरए वगैरह, तो जो वहाँ पे एचआरए आता है आपकी सैलरी कंपोनेंट के अंदर, वही आपका एचआरए रिसीव होता है। तो एचआरए रिसीव हमने अपनी की सैलरी आपके सैलरी कंपोनेंट से उठा लिया, आपकी वो सैलरी स्लिप में भी आता होगा। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन आपको करनी है, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। अब देखिए यहाँ सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA। तो जहाँ पर भी यहाँ सैलरी वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होता है बेसिक प्लस DA। तो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA का जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उससे जो भी 10% आप एक्सेस पे कर रहे हैं। तो रेंट पेड सपोज आप कर रहे हैं 40,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 12 आप करेंगे तो आपका जो रेंट पेड आ गया वो आ गया 4,80,000 रुपीज़। तो 4,80,000 में से आप लेस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी क्या हुई मेरी, बेसिक प्लस DA हो गया मेरा 12 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने लेस कर दिया है 12 लाख का 10%, तो 1,20,000। तो मैंने टोटल रेंट पे किया था 4,80,000, उसमें से मैंने जो मेरी बेसिक सैलरी और DA थी वो 12 लाख रुपीज़ था, उसका मैंने 10% लेस कर दिया 1,20,000। तो मेरा नेट अमाउंट आ गया है 3,60,000 रुपीज़। उसके बाद मेरा 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो। तो देखिए यहाँ पे मेट्रो और नॉन मेट्रो 2 सिटीज़ काम करती हैं। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं तो उस केस में फिर जो आपकी सैलरी है, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA, उसका 40% ले लेंगे। बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो मेट्रो सिटीज़ में मैं अभी जब आप ITR फॉर्म में दिखाएंगे तो वहाँ सिटीज़ का नाम
मेंशन है वो मैं आपको बता दूंगा। उस केस में जो है 50% लिया जाता है बेसिक प्लस डीए का। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और इसी तरीके से आपको आईटीआर फॉर्म में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो मेरे केस में जो है आपको एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 3,60,000 की एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए अब अपने आईटीआर फॉर्म पे आ जाते हैं। तो देखिए आईटीआर फॉर्म पे जब मैं आ गया तो यहाँ सबसे पहले सैलरी मेंशन कर देता हूँ। मेरी जो टोटल सैलरी है वो 22 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ 22 लाख मैं मेंशन कर देता हूँ। अब थोड़ा नीचे जब आप आएंगे देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो देखिए जो एग्जम्पशन हमें मिलती है ये मिलती है हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। एचआरए की एग्जाम्पशन हमें इस सेक्शन के अंदर मिलती है। तो सेक्शन 10 के अंदर जो एग्जाम्पशन मिलनी है वो अभी ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे ऐड अनदर का आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से आएँ, आप यहाँ नीचे सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ले लें। देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। जो भी आपने हाउस रेंट पे किया है उसका जो खर्चा आप कर रहे हैं उसकी एग्जम्पशन यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ये सेक्शन है, आप यहाँ आ जाएँ। तो देखिए जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है अमाउंट। अब अमाउंट की कैलकुलेशन आपको नीचे करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी अमाउंट नज़र आ जाएगी। चलिए अब अमाउंट की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको शेड्यूल 1013 हाउस रेंट अलाउंस। तो इसके ऊपर आप साइड में देख सकते हैं, ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ये सारी डिटेल मांगने वाला है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सेल में ही दिखाई थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो प्लेस ऑफ वर्क मांग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेट्रो नॉन मेट्रो। तो यहाँ पे देखिए वो मेट्रो सिटीज़ मान रहा है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। तो मीन्स अगर आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में रहते हैं तो फिर आप को 50% की डिडक्शन मिल जाएगी जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डी है। बट हम यहाँ पे नॉन मेट्रो चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे केस में हम नॉन मेट्रो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, चारों सिटीज़ में से किसी सिटीज़ में रहते हैं तो आप मेट्रो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं नॉन मेट्रो ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डिटेल जो फिल करनी पड़ेगी एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है आपको 6 लाख रुपीज़। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, सिर्फ अब हम इसको आईटीआर में फाइल करेंगे। 6 लाख रुपीज़ आपका एचआर रिसीव हो गया। एक्चुअल रेंट पे, तो आपने जो रेंट पे किया था 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,80,000 पे किया था, तो 4,80,000 यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये मांग रहा है डिटेल ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो देखिए मैंने आपको बताया था सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो 4 के अंदर इसने 2 कंपोनेंट कर दिए हैं, 4A एंड 4B। तो बेसिक सैलरी और डीओ को ऐड कर देते हैं तो आपकी सैलरी की डेफिनेशन आ जाती है। तो बेसिक सैलरी मेरी कितनी थी 12 लाख रुपीज़, तो मैं 12 लाख रुपीज़ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर 12 लाख रुपीज़। डीए अलाउंस मेरा 0 है तो ये 0 हो गया। तो अब देख सकते हैं आप एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इसने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेशन कर दी है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी की। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी थी। एक्चुअल रेंट पेड मेरा 480 था, माइनस 10% ऑफ सैलरी मैंने 1,20,000 लेस कर दिया था, तो 3,60,000 इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद 50% ऑब्लिक 40% ऑफ सैलरी। तो मैंने आपको बता ही दिया था 50% मिलता है मेट्रो के लिए और 40% मिलता है नॉन मेट्रो के लिए। तो मेरे केस में मैंने नॉन मेट्रो चूज़ किया है। तो मैं 40% ऑफ सैलरी का मतलब, तो सैलरी यहाँ पे भी बेसिक प्लस डी है, तो इसका 12 लाख का अगर मैं 40% करता हूँ तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है 4,80,000। तो यहाँ पे आप 4,80,000 मेंशन कर दे सकते हैं। तो अब आपने सारी ही इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका 7th पॉइंट में एलिजिबल एग्जाम्प्ट अलाउंड अंडर सेक्शन 1013 3,60,000 की इसने कैलकुलेशन कर दी है और यही 3,60,000 हमने भी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये कैलकुलेशन आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी एक्सेल के अंदर, ताकि आप सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर पाएँ। क्योंकि पहले तो क्या होता था, आपके फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेट होकर आपको वहाँ पर एग्जम्पशन नज़र आ जाती थी। बट अब आपको ये सारी ही इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी मैनुअली जाकर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आपकी एग्जम्पशन की अमाउंट 3,60,000 जो है वो नज़र आ चुकी है। तो जब तक आप ये डेटा फिल नहीं करेंगे अपनी ITR 1 में, ITR 2 कोई भी आप ITR फाइल करें, ITR 3 फाइल करें, ITR 4 फाइल करें, कोई भी आप ITR फाइल जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये वाली इन्फॉर्मेशन फाइल फिल नहीं करेंगे तो आपको एग्जम्पशन की अमाउंट यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो देखिए मेरी टोटल सैलरी थी 22 लाख रुपीज़, उसमें से 3,60,000 की मुझे एग्जम्पशन मिल गई। तो 3,60,000 की एग्जम्पशन मिलने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो मेरी नेट सैलरी आ गई 1814। उसके बाद ओल्ड टैक्सेस में मुझे 50,000 की डिडक्शन मिलती है। तो मुझे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ चुका है 17,90,000। तो इस तरीके से आप भी जो है HRA एग्जम्पशन की कैलकुलेशन करके रख लें एक्सेल शीट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे सारा ही डेटा जो है वो फिल कर लें। इस डेटा को फिल करने के बाद ही आपको HRA की एग्जम्पशन मिलेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती थी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर। बट क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सतर्क हो चुका है, उसको पता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, SSC हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो है गलत तरीके से क्लेम करते हैं अपनी
जो एचआरए की एग्जामिशन है, तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। तो आई होप आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।